अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कल ईद होगी या नहीं होगी, कल रोज़ा रखना होगा या नहीं रखना होगा, इसका फैसला आपसे कुछ देर बाद हो जाएगा। रुयत हिलाल कमेटी का मरकजी इजलास इस वक्त जारी है, जिसमें चांद देखेंगे और अगर चांद नज़र आ गया, शवाल का चांद नज़र आ गया तो फिर कल ईद होगी। अगर चांद नहीं नज़र आया तो फिर कल भी रोज़ा होगा, यानी कि इस मरतबा 30 रोज़े होंगे और फिर पीर के दिन जो है वो ईद होगी। पाकिस्तान में चांद हमेशा एक तनाज़े का शिकार रहा है, इख्तलाफ इस पर होता नहीं है और ये बात हालिया सालों की नहीं है। पाकिस्तान बनने के कुछ अरसे के बाद से हमने देखा था कि इस पर तनाज़ा होता था, इस पर इख्तलाफ होता था और 1961 में ये इख्तलाफ जो है अपनी हद को पहुंच गया था। 1961 में जब सदर अयूब खान थे तो उस वक्त जो ईद है, 3 ईदें मनाई गई थी पाकिस्तान में। 1961 में 3 ईदें मनाई गई थी। 17 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में बशमूल पेशावर में हमने देखा ईद मनाई गई। अयूब खान ने जो ईद का ऐलान किया था वो 18 मार्च को मनाई गई थी और इसी तरीके से जो उलमा हज़रात का कंसेंसस था वो ये था कि 19 तारीख को ईद होगी, तो उन्होंने उनके मुताबिक और उनके फॉलोअर्स ने 19 तारीख को ईद मनाई। तो 1961 में 3 ईद मनाई गई थी, जिसके बाद रुयत हिलाल कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उस वक्त उस कमेटी की कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। 70 की दहाई में भी हमने देखा इख्तलाफात हुए और फिर 1974 में रुयत हिलाल कमेटी बाकायदा उसको एक कानूनी शक्ल दे दी गई थी। करारदाद पास हुई नेशनल असेंबली में और इसके बाद रुयत हिलाल कमेटी बना दी गई और फिर यह ख्याल किया जा रहा था कि अब शायद चांद पर इख्तलाफ और तनाज़ा ना हो, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि हर साल ख़ास तौर पे जब रमज़ान का चांद हो या शव्वाल का चांद हो तो उस पर इख्तलाफ होता है। मुल्क में 2 रमज़ान शुरू होती हैं, मुल्क में 2 ईदें मनाई जाती हैं और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर में जो कासिम अली खान मस्जिद है, मुफ्ती पोपल ज़ई, वहाँ पे अक्सर जो है उनको शवाहिद पहले मिल जाते हैं, वहाँ पे ईद का ऐलान हो जाता है। बाकी मुल्क में ईद जो है वो एक दिन बाद मनाई जाती है। तो ये मामलात हमने पहले भी देखे हैं और पिछले साल फवाद चौधरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर हैं, उन्होंने कहा क्योंकि ये इख्तलाफ है और पाकिस्तान में 2 ईदें मनाई जाती हैं, इसीलिए एक कमरी कैलेंडर बनाया जाएगा और फिर उस कमरी कैलेंडर को अगर आप फॉलो करके ईद मनाएंगे तो इसमें कोई इख्तलाफ नहीं रहेगा और अगले 15, 20, 30 सालों का कमरी कैलेंडर बनाया जा सकता है। उनकी वजारत ने यह कमरी कैलेंडर बनाया भी और उनकी कोशिश थी कि इसको काबीना में लेकर आएँ और इम्प्लीमेंट करवाएँ। काबीना से ये मामला जो है इस्लामी नजराती काउंसिल चला गया, लेकिन इस पर कोई हतमी फैसला हुआ नहीं है। लेकिन आज फवाद चौधरी साहब ने आकर ये बताया कि हमारा जो कमरी कैलेंडर है वो ये बताता है कि चांद की पैदाइश हो चुकी है और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान में ईद कल होनी चाहिए। 22 मई की रात को 10:39 पर नए चांद की पैदाइश हो गई हुई है। कल जो है रात को 10:39 पर शवाल का चांद पैदा हो गया है, इर्तकाज हो चुका है। 23 मई को शाम को आज यानी ग़ुरूब आफ्ताब के बाद अगर आप दूरबीन से देखेंगे तो बड़ी आसानी के साथ और कई सूरतों में सांगड़, बदीन और ठट्ठा में 7:36 से लेकर के 8:14 तक, इसके अलावा जेवनी, जवानी और पसनी, इन इलाकों के ऊपर आप चांद देख सकते हैं। ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त आज चांद की उम्र 20 घंटे होगी। हमारी जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक इंशाल्लाह कल 24 मई को पूरी मुस्लिम दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी ईद होगी। तो वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कह रहे थे कि चांद कल पैदा हो चुका है 10:30 बजे और उनका अंदाजे के मुताबिक सांगड़, ठट्टा और बदीन में 7:36 से 8:14 तक आज चांद नज़र आएगा और कल ईद होनी चाहिए। लेकिन फैसला मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी ने ही करना है क्योंकि पाकिस्तान में जो कानूनी हैसियत है चांद बताने की वो रुयत हिलाल कमेटी के पास है। इस वक्त हमारे साथ नूरुल हक कादरी साहब मौजूद हैं, वफाकी वजीर हैं बराए मजहबी उमूर। बहुत बहुत शुक्रिया नूरुल हक कादरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। फवाद चौधरी साहब तो दोपहर में ही कह चुके हैं कि चांद की पैदाइश कल हो चुकी है, पाकिस्तान में ईद होनी चाहिए कल, लेकिन जो हतमी फैसला है वो रुयत हिलाल कमेटी करेगी जिसका इजलास इस वक्त चल रहा है। क्या वजह है नूरुल कादरी साहब के जब फवाद चौधरी साहब पिछले साल ये लेकर आए थे कि ये कमरी कैलेंडर है, इसको फॉलो करें तो जो इख्तलाफ हमारे यहाँ होता है ईद के चांद पर, रमज़ान के चांद पर, वो ख़त्म हो जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल तो ये बात है कि इख्तलाफ जो चांद और ईद पे है कोई आज की बात नहीं है, गुज़िश्ता कई अशरों से। और एक हफ्ते पहले मैं एक खबर पढ़ रहा था, 1958 की किसी अखबार का खबर था कि पेशावर में आज ईद है जबकि बाकी मुल्क में कल ईद होगी। 1958 यानी मेरी पैदाइश से भी पहले का ये इख्तलाफ है। और ये जो कमेटी है
पोपलजई साहब वाली मस्जिद कासिम अली खान की, ये भी पाकिस्तान बनने से पहले, ये मेरे ख्याल में 1880 के आसपास ये कमेटी बनी है और उस वक्त से ये फैसले ईद और 1974 1974 में करारदाद पास हुई थी कौमी असेंबली में रोहित हिलाल कमेटी बनाने के लिए। जी, रोहित हिलाल कमेटी को तो 74 में, लेकिन शहाबुद्दीन पोपलजई वाली जो कमेटी है वो 1880 से ये अपना काम उधर प्राइवेट कमेटी के तौर पर ऐलान ईद और रमजान की करती। मतलब कि ये इख्तिलाफ बहुत पुराना है। हम उसको मुज़ाकरात के जरिए से उनको बिठाने की 2 दफा हमने कोशिश की, फिर भी कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक ये कमेटी मौजूद है, हुकूमत कोई नई कानून साजी नहीं करती, कैबिनेट कोई नए फैसला नहीं करती, ईद और रमजान के ऐलान के लिए मुजाज जो कानूनी हुकूमती सरकारी इदारा है वो मरकजी रोहित हिलाल कमेटी है, कोई और नहीं है। सही, अभी तक तो कमेटी के पास, रोहित हिलाल कमेटी के पास इख्तियार है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पिछले साल फवाद चौधरी साहब जब ये कमरी कैलेंडर लेकर आए थे, जो कि काबीना में भी पेश किया गया था, उनकी नज़र में इससे इख्तलाफ खत्म हो जाता। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या इख्तलाफ खत्म हो सकता है अगर कमरी कैलेंडर को फॉलो किया जाए, या आप समझते हैं कि पहले रोहित हिलाल कमेटी का एक चांद होता था, मुफ्ती पोपलजई का होता था, और अब तीसरा चांद फवाद चौधरी साहब का होने लगा है? इस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं इस पे हमने ये गुजारिश करूंगा कि इख्तलाफ खत्म करने के लिए या कमरी कैलेंडर बनाने के लिए चूंकि चांद या ईद या रमजान ये शरई मामला है, फिक़ही मामला है, दीनी मामला है, हमें इसको दीनी, शरई और फिक़ही तौर पर डील करना होगा, समझना होगा और अमल करना होगा। अगर उलमा और उलमा की एक जमात कोई इस तरह फैसला करती है कि हम एक कमरी कैलेंडर पर जा सकते हैं, तो हमें क्या एतराज हो सकता है? इससे बेहतर क्या बात हो सकती है? लेकिन ताहाल बाकी इस्लामी ममालिक उन्होंने एक कमरी कैलेंडर बनाए भी है, लेकिन उसमें वक्तन फवक्तन वो तगीर करते हैं। मसलन सऊदी अरब ने एक कमरी कैलेंडर बनाई है, लेकिन अगर तहलाल, शहादत, रोयत के हिसाब से कोई दूसरा फैसला आता है तो वो उस तारीख को आगे पीछे और चेंज करते हैं। तो इसमें हतमी जो शरई और फिक़ही राय है वो रोयत और शहादत की है। इस पे काम की जरूरत है। ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है। अगर हम ये करेंगे कि तमाम ममालिक में कल ईद है, तो कल जिनकी ईद है सऊदी अरब, मिस्र, इमारात, दुबई, कुवैत वगैरह का, तो उन्होंने तो 30 रोजे पूरे कर लिए। हमारे तो 30 रोजे अभी पूरे नहीं हुए। हाँ, लेकिन 30 रोजे पूरे करना लाजमी तो नहीं होता, 29 रोजे भी हो सकते हैं। आपने शरीयत की जो बात की, नूरुल कादरी साहब, चांद आ जाए, नजर आ जाए, महीना तब्दील हो जाए, शवाल हो जाए, जी बात सुने, 29 तब होती है, 29 जब शहादत और रोयत होती है। बिल्कुल, हम इंतजार करते हैं, अगर शहादत रोयत होती तो 29 पे ईद करेंगे। बहुत सारी दफा होता है। जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर आपको शहादत मिल जाती है तो 29 का भी होता है, रमजान 29 रोजे भी होते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चांद नजर आ जाए, आप शवाल का चांद नजर आ जाए, आप ईद कर लें, ये तो एक शरीयत में बात, शरई मामला है। लेकिन चांद को कैसे देखना है वो तो एक साइंसी मामला है ना, उसमें तो साइंस की मदद लेते भी हैं और मजीद लेनी भी चाहिए ना। शहजाद साहब, साइंस और टेक्नोलॉजी का ताउन, मदद जिस तरीके से भी हासिल हो सकता है, इससे इस्तेफादा किया जा सकता है, उससे इसमें मदद मिल सकती है, उन तरीकों से हम कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे। उसमें कोई मुदायका नहीं है, कोई हरज नहीं है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन शहादत से पहले ऐलान करना कि कल ईद होगी, ये कहीं पे भी मेरे ख्याल में काबिल कबूल नहीं होगा। एतराज सिर्फ ये कि पहले उन्होंने कह दिया, लेकिन अगर आपको भी वो अपना कैलेंडर दिखाते हैं और दिखाते हैं कि उनकी जो कैलकुलेशंस हैं उसके मुताबिक चांद कल 10:30 बजे पैदा हो चुका है। उन्होंने कहा कि आज बदीन में, सांगड़ में, ठट्टा में चांद नजर भी आ सकेगा 7:36 से लेकर 8:14 तक। और अगर कोई टेक्नोलॉजी इस बात की मदद करती है कि आपको बादलों के पार दिखाए, क्योंकि अभी तो देखिए जो टेलीस्कोप होता है ना, अगर बादल होते हैं तो वो टेलीस्कोप बादलों के पार नहीं दिखा सकता। लेकिन अगर ये कहते हैं कि अब टेक्नोलॉजी हमारे पास ऐसी है जो बादलों के पार आपको चांद दिखा सकती है, क्योंकि चांद पैदा हो चुका है, क्योंकि चांद मौजूद है, तो उसको इस्तेमाल करने में कोई हर्ज है? क्योंकि ये शरीयत के मुनाफी बात तो नहीं लगती। कोई हर्ज नहीं। मैं फवाद चौधरी साहब से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर है, मैं उससे गुजारिश करूँ कि ऐसे आलात हमें दे दें जो बादलों के
पार भी चांद हमें दिखा सके। और है ना, सैटेलाइट के जरिए वो कह रहे हैं कि सैटेलाइट जो शहादत उसके जरिए से हासिल हो और उस पे इत्तेफाक हो जाए, इसमें हमें कोई हरज नहीं। और जब ये कैलेंडर उनका कैबिनेट में आया था तो कैबिनेट ने उसको वापस भेज के कि इससे उलमाए किराम की मुत्तफ़िका राय आनी चाहिए और उसके बाद इस पे अमल होनी चाहिए। हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट के जरिए आप देख सकते हैं कि चांद कब पैदा हुआ है, वो आज कितने घंटे का हो जाएगा और उसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि देखें जो रूह है वो ये है कि जब नया महीना स्टार्ट होगा, सर एक मेरी अर्ज सुन लीजिए और मुझे सर मेरी इस्लाह भी कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं, कि जो इसकी रूह है वो ये है कि जैसे ही रमजान का महीना खत्म होगा, नया महीना खत्म होगा, शवाल का महीना शुरू होगा, तो आप ईद मनाएंगे, यही है ना रूह इसकी। तो अगर आपको ये सैटेलाइट के जरिए बता देते हैं कि नया महीना शुरू हो चुका है, चांद नजर आ चुका है, अभी भी आप टेलीस्कोप से देखते हैं, टेलीस्कोप भी साइंसी टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट भी साइंसी टेक्नोलॉजी है। शहजाद साहब, आज 1 बजे तो सैटेलाइट ने नहीं देखा था, सैटेलाइट तो अभी देखा होगा कि चांद नजर आ गया है कि नहीं आ गया है, तो उसके बाद शहादत होगी, उसके बाद फैसला होगा। तो अगर आप हफ्ता पहले फैसला करते हैं कि फलान दिन को ईद है, फलान दिन को रोजा है, तो उसमें शहादत और रोयत किधर से आ गई? ठीक है, तो अच्छा मैं मतलब समझ गया आपकी बात। आप कह रहे हैं कि पहले से बेशक अंदाजा लगा सकती है साइंस, लेकिन पहले से ऐलान नहीं कर सकते। लेकिन अगर आज मगरिब की नमाज के बाद सैटेलाइट के जरिए आपको दिखा दिया जाए कि चांद नजर आ रहे हैं, तो फिर आप समझते हैं कि रुयत मानी जाएगी? वो शहजाद साहब सुने, ये जो मरकजी रुयत हलाल कमेटी है, इसमें सिर्फ साइंस या सिर्फ उलमा का ये कमेटी नहीं है, इसमें महकमा मौसमियात के लोग हैं, स्पार्को के लोग हैं। इस दफा रमजान के इजलास से पहले हमने साइंस और टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री का फवाद चौधरी साहब का नॉमिनेटेड आला लेवल का 20 ग्रेड का एक ऑफिसर जो साइंटिस्ट भी है उसको शामिल कर दिया है इसमें, और इन सारी की राय और उनकी जो एक्सपर्टी और महारत है उसको इसमें अहमियत दी जाती है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि अभी टेलीस्कोप का इस्तेमाल होता है चांद देखने के लिए, लेकिन अगर बादल होंगे तो जाहिर सी बात है चांद नहीं नजर आएगा। लेकिन अगर पहले से प्रीएम्प्ट ना करें, लेकिन अगर मगरिब की नमाज के बाद सैटेलाइट के जरिए आपको ये पता चल जाता है कि चांद मौजूद है लेकिन बादलों की वजह से नहीं नजर आ रहा है, तो क्या ये रुयत मानने के लिए तैयार हो जाएंगे? ये काबिल कबूल रुयत होगी या नहीं होगी? नहीं, ये काबिल कबूल शरई तौर पर रुयत और शहादत ये काबिल कबूल नहीं होगी। इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं होगी? रोयत बसरी, आंख से देखना, बेशक आंख कोई चश्मे का, कोई दूरबीन का, किसी चीज का इस्तेमाल करे, लेकिन हतमी जो रोयत हो आंख से हो। शरीयत जिसको मोतबर रखती इसको रखती है। लेकिन टेलीस्कोप भी तो एक साइंसी इजाद है ना, मतलब अगर मैं पीछे चला जाऊं कि पहले आपको टेलीस्कोप आपको बता नहीं सकता बादल के पीछे, तो फिर तो उसका कोई फायदा नहीं। रोयत और शहादत हासिल नहीं हुई, इस पे बहस हो सकती है उलमा से, इस पे मीटिंग हो सकती है, उनकी राय फिक्री ली जा सकती है। और मेरे ख्याल में मैंने फवाद चौधरी साहब से गुजारिश भी कि सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म OIC के है कि उस प्लेटफॉर्म पे इस बात को रखा जाए और पूरी उम्मत मुस्लिमा इसके बारे में एक मुत्तफ़िक़ा राय बनाए कि क्या तरीक़ाकार होना चाहिए इसका। नूरुल बहुत बहुत शुक्रिया। नूरुल कादरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ इस्लामी नजरियाती काउंसिल के सदर क़िबला अयाज साहब भी मौजूद है। क़िबला अयाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैबिनेट में गया मामला, जब फवाद चौधरी साहब कमरी कैलेंडर लेके गए उसके बाद उसको इस्लामी नजरियाती काउंसिल में भी भेज दिया गया था। क्या वजह क्या है, इत्तेफाक क्यों नहीं हो सका है? क्या यही रीज़न है जो अभी नूरुल कादरी साहब बता रहे थे कि सैटेलाइट के जरिए अगर आप बता दें कि चांद मौजूद है तो उस पर रुयत के जो एतबार से वो पूरा नहीं होता मामला? क्या यही इशू है या कोई और रीज़न है इसका? नहीं, मोहतरम कादरी साहब ने जो आपके साथ बात की वो ये नहीं थी कि रुयत ऐसी नहीं होती। उसमें यह है कि अगर बादल आ जाएं तो फिर बादल की सूरत में जाहिर है कि टेलीस्कोप आपकी मदद नहीं करता, लेकिन अगर टेलीस्कोप या जो साइंसी आलात हैं ये किसी तरीके से आपकी मदद करे और चांद नजर आ जाए तो यकीनन ये गवाही उलमाए किराम कबूल करते हैं और ऐलान कर लेते हैं। तो जो सूरत हाल है उसमें यही है कि फवाद चौधरी साहब ने जो ऐलान आज किया दिन के वक्त, उससे ये फायदा उठाना चाहिए कि उन्होंने कुछ इलाकों की निशानदेही की, मदीन, सांगड़ और ठट्ठा, इसके अलावा बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं, पसनी और जिवानी। तो जरूरत इस बात की है कि मरकजी रुयत हिलाल कमेटी इससे इस्तिफादा करती और वहाँ की मुकामी इंतजामिया और उलमाए किराम पर जोर देती कि वो वहाँ पे गवाहों को यकीनी बना लें। अब भी हमें इंतजार है क्योंकि 8:15 बजे तक इस बात का इम्कान था
कि वहां पे रुयत हो जाए, तो अब हमें इंतजार है, थोड़ा वक्त गुजरा है, हो सकता है कोई गवाही, कोई शहादत आ जाए और ये मसला हल की तरफ चला जाए। हमें उम्मीद है कि ये सूरत हाल अब बेहतर होने जा रही है, क्योंकि पेशावर ने भी ऐलान किया कल, और उन्होंने 3 रोजे मुकम्मल किए। तो अगर ये बदीन वगैरह इलाकों से गवाही आ जाए तो उम्मीद है कि कल बिल इत्तेफाक पाकिस्तान में भी ईद होगी। हाँ, लेकिन ये मुमकिन है कि कासिम अली खान मस्जिद से ये ऐलान हो जाए कि शहादतें मिल गई हैं और कल ईद है, लेकिन बाकी पाकिस्तान में ना हो, जैसे माजी के सालों में होता रहा है। हमेशा वो अक्सर ही होता है, बल्कि वो पहले ईद कर लेते हैं, बाकी पाकिस्तान में बाद में होती है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तो एतराज़ नूरुल्लाह कादरी साहब का था कि पहले से आप नहीं बता सकते, लेकिन क्या मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आंख से देखकर ही रुयत होगी, टेलीस्कोप से देखकर ही रुयत होगी, या जैसे फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि सैटेलाइट ने आपको बता दिया कि चांद यहाँ पर मौजूद है, इतने घंटे का वो हो चुका है और उसकी रुयत भी मानी जा सकती है? ये सवाल है। इसमें यह है कि हदीस की जो इबारत है उसमें यह है कि चांद की मौजूदगी या तख्लीक जो है, ये ईद और रमजान के लिए ऐलान इस बुनियाद पे नहीं किया जा सकता, बल्कि चांद की रुयत पे ऐलान होगा। तो अब रुयत जो है ये हदीस की वजह से उलमाए किराम ने इसको लाजिम करार दिया है, और पूरी दुनिया में इस पर अमल होता है। सऊदी अरब में ऐसा ही है, साइंस और टेक्नोलॉजी के आलात से तो मदद ली जाती है, लेकिन रुयत का एहतमाम भी किया जाता है। हाँ, जो हदीस है उसका मफहूम मैं बता देता हूँ, उसमें कुछ कमी रह जाए तो आप उसको पूरा कर दीजिएगा कि 29 रोज़ों के बाद चांद देखना है, अगर चांद नजर आ गया तो ईद हो जाएगी, और अगर बादल है, चांद नहीं नजर आता, तो फिर 30 रोजे रखे जाएं और फिर ईद की जाए। यही हदीस है। तो उस वक्त तो टेक्नोलॉजी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता था, आप नेकेड आई से देखते थे, टेलीस्कोप भी नहीं होता था। बादल हो तो बादलों में फिर गवाह की तादाद भी कम मतलूब है, अगर बादल नहीं है तो एक बड़ी तादाद मतलूब है। तो इस किस्म की सूरत हाल है। अब जो मौजूदा कैफियत बनी है, आपके साथ मिनिस्टर वजारत मजहबी उमूर ने भी बात की, अब हम इंतजार कर रहे हैं कि सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों से इस बात का इम्कान है कि कोई इत्तिला आ जाए। सही। तो मैं पूछना ये चाह रहा था कि उस वक्त तो सिर्फ आंख से देखा जाता था, चांद नहीं नजर आया तो फिर 30 रोजे होते थे, 30 रोजे के बाद ईद हो जाती थी। अब टेलीस्कोप आया है तो तरक्की की साइंस से टेलीस्कोप के जरिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मैं कह रहा हूं कि कोई और आलात भी अगर इस्तेमाल करने हो या कोई और आलात की मदद हासिल करनी हो तो वो मुमकिन है। जैसे फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि सैटेलाइट के जरिए आप देख सकते हैं चांद को, क्या वो रुयत मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी आपके मुताबिक? बिल्कुल उलमाए किराम ने इसकी इजाजत दी है। देखिए, ये जो ऐनक हैं, अब ये ऐनक भी तो एक लिहाज से एक एडवांसमेंट है, एक टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी की मुखालफत उलमाए किराम बिल्कुल नहीं करते, लेकिन जाहिर है कि रुयत को यकीनी बनाना है। सिर्फ तख्लीक और मौजूदगी जो है उस पे उलमाए किराम ऐलान नहीं करते जब तक रुयत के लिए गवाहों की शर्त मुकम्मल ना हो। सही है, ठीक है। तो सैटेलाइट के जरिए अगर जो कैलेंडर बनाया जाता है उस पर रुयत हो सकती है या नहीं हो सकती है, इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। ब्रेक में जाने से पहले हमारे साथ नूरुल्लाह कादरी साहब मौजूद थे और हमारे साथ किबला अयाज साहब मौजूद थे। दोनों कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, और जैसे फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि अगर मतला साफ नहीं है उस वजह से आप चांद नहीं देख रहे, लेकिन अगर सैटेलाइट की मदद से मतला साफ होता तो आपको चांद नजर आ जाता है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फवाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अब तक ऐलान नहीं किया है रुयत हिलाल कमेटी ने कि क्या उनको शहादतें मौसूल हुई हैं या नहीं हुई हैं, और उसके बाद ही फैसला होगा कि कल मजीद एक रोज़ा होगा या ईद होगी। लेकिन आपने आज कह दिया कि कल ईद है, तो इर्रेस्पेक्टिव क्या डिसीजन आज होता है, आप अपनी ईद कल ही मना रहे हैं फिर? देखिए, ये बात, पहली दो बातें आपको समझने की जरूरत है। पहली बात तो ये है कि जो पाकिस्तान है वहाँ पर रिलीजियस इन्फोर्समेंट नहीं है। हम मजहबी लिहाज से एक आज़ाद मुल्क है, और जहाँ हमें जो रिलीजियस फ्रीडम है उसका हिस्सा ये भी है कि जो मजहबी त्यौहार हैं वो लोग अपनी मर्जी से मनाएं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मेरी बड़ी फर्म ओपिनियन है कि पाकिस्तान की अंदर पाकिस्तान की हुकूमत मुक़्तदर है। पाकिस्तान की जो फैसले हैं वो पाकिस्तान की हुकूमत के वो कानून है, और कानून का जो भी एहतराम है वो करना ज़रूरी है। और ये बात मुझे को पसंद हो ना पसंद हो, रियासत के साथ खड़ा होना इम्पोर्टेंट है।
हाँ, लेकिन इस वक्त रियासती इदारा चांद देखने के लिहाज से तो रूयत हिलाल कमेटी ही है, तो फिर इस वक्त एज ऑफ नाउ आप ये समझते हैं कि रूयत हिलाल कमेटी ही ने फैसला करना है कि चांद कब नजर आया और कब ईद होगी? जी बिल्कुल, बात आपकी सही है। अभी या जो क्योंकि ये एक रेजोल्यूशन के तहत जो है वो बना हुआ है, तो या तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो या फैसला करेगा, या रूयत हिलाल कमेटी फैसला करेगी, या मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स फैसला करेगी। वैसे बहुत कोई डिटेल में पता नहीं है फ्रेंकली, अगर इसका कानून देखें तो काफी वेग है, लेकिन अगर आप रवायत के ऊपर जाएं तो फिर रूयत हिलाल कमेटी करती है। रूयत हिलाल कमेटी, तो ऐसा तो नहीं ना आपके कहने पे लोकल ईद मनाना है और मना ले और रोजा ना रखे? ठीक है फवाद साहब, अब मुझे जरा ये बताइएगा कि पिछले साल ये कमरी कैलेंडर आप लेकर आए और आपने कहा इसको कैबिनेट में भी हम पेश करेंगे, फिर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल भी गया, वजह क्या है? आप कायल क्यों नहीं कर सके, कन्विंस क्यों नहीं कर सके कि इख्तलाफ जो कि चांद पर हमेशा से रहा है, रूयत हिलाल कमेटी होने के बावजूद रहा है, वो खत्म हो सकता है अगर इस कैलेंडर को फॉलो किया जा सके? क्यों कन्विंस नहीं कर सके अब तक? कन्विंस तो हम इस पे भी नहीं कर सके कि अंडर एज बच्चियों की शादी जो है वो बैन करनी चाहिए। अभी आप देखें सऊदी अरेबिया और ईरान जैसे ममालिक जिनको हम समझते हैं कि वहाँ क्लर्जी बड़ी ताकतवर है, उन्होंने बैन कर दिया, हम बैन नहीं कर सके। और अभी तक कौमी असम्बली में जो ये कानून है वो पड़ा हुआ है। तो जहाँ पर हम इस तरह की लेजिस्लेशन नहीं ला सकते और लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते, ये तो बड़ी उस मामले में छोटी बात है। मसला ये है कि पाकिस्तान में 1976 के बाद से जिस तरह से जो रियासत ने पॉलिसियाँ ली, उसके नतीजे में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मजहबी तकसीम है, फिरका वाराना तकसीम है, और उसके नतीजे में बहुत सारे फैसले करना बहुत मुश्किल है, और छोटे से छोटा फैसला भी जिस करने से लेके बड़े से बड़े फैसलों तक में बहुत तकसीम है। ये फैसले तो पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान के अवाम ने करने हैं कि हम किस तरह का मुल्क चाहते हैं। क्या हम एक बैकवर्ड मुल्क चाहते हैं या हम एक प्रोग्रेसिव, मॉडर्न और फॉरवर्ड लुकिंग मुल्क चाहते हैं? ये तो पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की क़यादत ने फैसले करने। नहीं तो अब मामला जो फंसा हुआ है वो फिरके की तकसीम की वजह से है या रोयत की बात है? क्योंकि वो कहते हैं कि रोयत होनी चाहिए, चाहे आप दूरबीन से करें, चाहे आप नेकेड आई से करें, लेकिन रोयत होनी चाहिए। हम इस बात पर नहीं फैसला कर सकते कि चांद पैदा हो चुका है और सैटेलाइट इमेजेस के जरिए आपने एक कैलेंडर बना लिया है, अपनी कैलकुलेशंस के मुताबिक आप बता सकते हैं कि चांद पैदा हो चुका होगा और चांद इस वक्त मौजूद भी होगा, लेकिन जब तक रोयत नहीं होगी तब तक हम नहीं मान सकते। इस पर इख्तलाफ है। तो फिर इसका कहने का मतलब उनका ये है कि सऊदी अरेबिया से लेके तुर्की तक और तुर्की से लेके इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, दारुल इस्लाम और उसके बाद ईरान, तमाम ममालिक जिन्होंने कैलेंडर के ऊपर फैसला किया है वो हमसे कम मुसलमान हैं। अगर वो हमसे कम मुसलमान है तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल पूरी दुनिया में कल जो है वो ईद है, और अगर कल पाकिस्तान में ईद नहीं होती और हम परसों करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क होगा जहां परसों ईद होगी और बाकी तमाम दुनिया का ईद मनाएगी। दूसरी बात आपने की है कि दुनिया भर में ये जो ममालिक आपने बताया, मुस्लिम ममालिक हो या मुस्लिम ममालिक ना हो, वहां पर आप कह रहे हैं कि रुयत के बगैर हो जाता है और कैलेंडर के जरिए होता है। ये बात दुरुस्त नहीं है। मैंने चेक किया है और आप भी इसको चेक कर सकते हैं कि दो मुल्क हैं जो कि बिल्कुल सिर्फ कैलकुलेशंस पे, एस्ट्रोनॉमी कैलकुलेशंस पर ऐलान करते हैं चांद का या ईद का, वो अल्जीरिया और पोलैंड है। पोलैंड तो इसमें इस्लामी मुल्क है नहीं, तो दो मुल्क हैं ये जो करते हैं इस पे। बाकी आप देखें कैलेंडर सऊदी अरब में भी है, यूएई में भी है, मलेशिया में भी होता है, लेकिन वो रोयत फिर भी करते हैं। बाकायदा वहाँ कमेटीज बनी हुई हैं और फैसला उनके जरिए ही होता है रोयत के बाद। अच्छा, नहीं, आपकी मालूमात दुरुस्त नहीं है इस साल के हवाले से। इस साल तो इवन जो सऊदी अरेबिया ने, जिसमें मैं आपसे मुतफिक हूँ कि उनका एक रोयत का निज़ाम है, उन्होंने भी कोविड की वजह से अपना रोयत का निज़ाम सस्पेंड कर दिया और सरीहन उन्होंने जो ईद है वो कैलेंडर के ऊपर की। जहाँ तक तुर्की का ताल्लुक है, मलेशिया का ताल्लुक है, इंडोनेशिया का ताल्लुक है, वो प्योरली अपने कैलेंडर के ऊपर जो है वो फैसले करते हैं। जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि ये रोयत, और ये बात है कि रोयत क्या होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप अभी हमारे रोयत ऐप के ऊपर जाएंगे और आप इस वक्त चांद को देखना चाहें कि कराची में इस वक्त चांद किस तरफ के ऊपर है, वो मौसम की वजह से आपको वैसे नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप अपने मोबाइल के ऊपर एग्जैक्ट उसकी लोकेशन देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? और अगर आप कहते हैं कि ये सैटेलाइट्स या टेक्नोलॉजी से देखना जो है वो मुनासिब नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल में तो ऐनक भी टेक्नोलॉजी है। अगर आप ये तो अदसे की तरक्की है ना, एक अदसे की तरक्की हुई, आपने दूरबीन बना ली, दूरबीन की तरक्की, दूरबीन के अदसे की तरक्की हुई, आपने आगे जाके सैटेलाइट्स बना लिए। तो अगर आप ये मौक़िफ़ तो आप ले ही नहीं सकते। या तो आप कहें कि टेक्नोलॉजी के बगैर नेकेड आई से देखना है,
या आप कहें कि हमने टेक्नोलॉजी का सहारा लेना है। आप आधा तीतर आधा बटेर तो नहीं कर सकते। और अगर आप टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं तो फिर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये तो बिल्कुल ही मैं बात मानने को तैयार नहीं हूं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करना हराम है लेकिन पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना हलाल है। ये क्या लॉजिक हुआ? अच्छा फवाद साहब, वैसे आप जो कह रहे हैं कि मेरी मालूमात दुरुस्त नहीं है, आप जरा दोबारा चेक करवा लीजिएगा। सऊदी अरब ने तो बाकायदा ऐलान किया, उनके गैजेट में ये लिखा हुआ है कि मून साइट नहीं हुआ इसलिए अगले ईद नहीं होगी और 30 रोजे होंगे। ये बाकायदा उनका ऐलान हुआ है। और इसी तरीके से मैं बता रहा था कि उन्होंने अपना जो कैलेंडर था इस बार प्योरली उसके ऊपर जो है वो रमजान का ऐलान किया था। अच्छा, मैं आपसे वो शेयर भी कर लूंगा और आप देख भी लीजिएगा। उसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि क्योंकि चांद नहीं नजर आया, रोहित कमेटी बैठी थी, चांद नहीं नजर आया, इसीलिए वहां पे जो फैसला होता है वो जस्टिस डिपार्टमेंट करता है और जस्टिस डिपार्टमेंट ने ये फैसला किया कि ईद नहीं होगी। 2 ममालिक मेरी नज़र में ऐसे हैं जो कि मुकम्मल इस पर फैसला करते हैं। अच्छा, अब ये मुझे बताइएगा कि ये अभी नूरुल्लाह कादरी साहब कह रहे थे कि हमें इस बात से तो एतराज़ नहीं है, साइंसी आलात जो है वो हमारी सपोर्ट करें। अभी किबला याद साहब ने भी कहा कि आज बड़ा अच्छा ये क्या हमें बता दिया कि किन किन शहरों से चांद नज़र आ सकता है और कितने बजे नज़र आ सकता है। तो इस हद तक हमारी मदद अगर कर दी जाए तो इस हवाले से बहुत अच्छा है कि हमें मदद मिल जाएगी, लेकिन रोहित करना ज़रूरी होगी। देखिए, इसका जवाब तो मैं दे चुका हूँ ना। ये तो उनका लॉजिक मेरी समझ से बाहर है ना। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो पुरानी टेक्नोलॉजीज हैं, ये 40 साल पुरानी दूरबीन है वो हलाल है और जो नई दूरबीन है वो हराम है। अगर आप इस तरह से, मैंने तो आज आगे और भी बात की है कि आइंदा 10 सालों में अगर आप खुद चांद के ऊपर होंगे तो फिर आप बताइए आप ईद कैसे करेंगे? अच्छा, उनका मौक़िफ़ इसमें यह है कि दूरबीन से कम चांद नजर तो आ जाता है ना, लेकिन सिर्फ ये बिलीव करना कि अगर बादल नहीं होते तो चांद यहाँ पर होता, मेरे सर पर होता, या मैं उसको मोबाइल के जरिए देख लूं, वो कह रहे हैं ये रोहित नहीं है। तो फिर तो रोहित बसरी की बात है ना। देखिए, फिर तो बड़ी सिंपल बात है। अगर आपने नेकेड आई से देखना है फिर तो हर शहर की और हर इलाके की अपनी ईद होगी। ये तो मुमकिन नहीं ना कि पेशावर वाले कहें कि जी हमें चांद नजर नहीं आया तो हम उनके ऊपर क्यों बिलीव करें। तो हर इलाके की, हर रीजन की अपनी ईद होगी और फिर आप 5-5, 6-6 ईदें करेंगे। फिर तो मुमकिन ही नहीं ना। देखिए, अगर तो आप एक ईद करना चाहते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा और आपको एक जो पाकिस्तान, हमारे लिए जो हमने जो बनाया है कैलेंडर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और पहली बात यह है कि हम समझते हैं कि जो पाकिस्तान की सरहदें हैं वो मुकद्दस हैं। हम नेशन स्टेट को सबसे इम्पोर्टेंट देते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के अंदर है लेकिन हम फैसले सऊदी अरेबिया के मुताबिक करेंगे या हम ईरान के मुताबिक करेंगे। हम फैसले पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान की सरहदों को मुकद्दस जानकर करेंगे। ये पहला असूल है। दूसरा असूल ये है कि जो चांद हमारे यहाँ विजिबिलिटी क्या है, वो विजिबिलिटी हमारे सऊदी अरब ने फॉर एग्जांपल अगर मक्का मुकर्रमा में रखी है, वो कहते हैं कि 1 मिनट का मून सेट काफी है सनसेट के बाद। तो हम समझते हैं कि वो विजिबल नहीं होगा। हमारे जो मायरीन है उन्होंने 38 मिनट की जो है वो रखी है। सो ये एक जो असूल है उसके ऊपर आप लेकिन फवाद साहब, जो आपका पहला जो असूल है जिसमें आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान किसी को फॉलो करके नहीं करेगा, लेकिन अगर आप मुकम्मल तौर पे कह रहे हैं कि साइंसी एतबार से हमें देखा जाए कि हमने कैलेंडर बना लिया है और कब चांद पैदा होता है, कितना बड़ा चांद होता है, हमें कहां पे नजर आएगा, तो साइंस तो फिर ये भी कहता है कि इस खित्ते का मतला एक ही है। यानी कि अगर सऊदी अरब और मस्कत में, ओमान में 1-2 घंटे का फर्क है तो इससे मतला नहीं चेंज हो जाता। तो फिर उस पर भी इत्तेफाक कर लें कि अगर सऊदी अरब में नजर आ जाता है या हमें नजर आ जाता है तो मतला एक ही है। साइंस तो इस पर इत्तेफाक करता है कि इस रीजन में एक ही मतला है। देखिए, मैंने तो आपको बताया है, हम 9 जगहों के ऊपर ऑब्जर्वेशन करते हैं। 9 जगहों के ऊपर चांद जो है उसको देखा जाता है, जिसमें कि तमाम पाकिस्तान के बड़े स्टेशन जो हैं वो शामिल हैं। और पाकिस्तान के सरहद के अंदर अगर विजिबल होता है तो उसको हम डिक्लेयर करते हैं। अगर पाकिस्तान की सरहद के अंदर नहीं है तो हम उसको डिक्लेयर नहीं करते। बट ये जो दूसरा पार्ट है कि किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये उलमा का काम है। अगर वो समझते हैं कि एक ही मतला है और किया जा सकता है, ये उसको वो बताएंगे तो हम कर सकते हैं। बट राइट नाउ हम लिमिटेड हैं पाकिस्तान की सरहद को मुकद्दस जानते हैं। लेकिन फिर ये आप क्यों उलमा पे डाल रहे हैं? क्योंकि आप साइंस की बात करें तो ये बात उलमा पे क्यों डाल रहे हैं कि वो ये डिसाइड करेंगे कि मतले पर इत्तेफाक है या नहीं है? ये भी तो फिर साइंसी मसला होना चाहिए। देखिए ना, मसले की ये तो एक फतवे की नौयत है ना। हम उसके ऊपर तो मैंने जहां पे एक नौयत है वो उनका काम है। जो चांद कहां पे है, कैसे है, किसकी कैलकुलेशंस क्या है, ये साइंटिस्ट का काम और है। ये काम आप कह रहे हैं कि उलेमा हजरात का काम है ये बताना कि ये मतला पर इत्तेफाक है या नहीं है, ये एक इस रीजन का मतला एक है या नहीं है, ये उलेमा हजरात बताएंगे, ये साइंस नहीं बताएगी हमें। अगर आप उलमा ये फैसला कर लेते हैं कि नहीं जी, चूंकि हम यूनिटी के लिए
फॉर एग्जांपल ये फैसला करते हैं कि जो मक्का मुकरमा में जब चांद आएगा तो हम पूरे आलम इस्लाम उस दिन ईद करेगा। ये नहीं, मैं तो आलम इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो इस वक्त बात कर रहा हूं रीजन की बात कर रहा हूं कि चले टाइम डिफरेंस आपका इतना ज्यादा हो जितना अमेरिका से है तो एक अलग बात है ना। आप समझे ना कि मैं क्या कह रहा हूं, जरा समझे। मैं ये कह रहा हूं कि ये फैसला करना, फॉर एग्जांपल कल उलमा तय करते हैं कि सऊदी अरब में चांद नजर आता है तो पूरे आलम इस्लाम में चांद होगा, ये एक शरई मसला है और इसको उलमा जो है वो फैसला कर सकते हैं, मैं और आप नहीं कर सकते। दूसरी तरफ के ये मसला जो इसी की एक्सटेंशन ये है कि अगर इस मसले को या इस जोन को, फॉर एग्जांपल अगर इस 6 जोन है और वो डिक्लेयर करते हैं कि नहीं इस पूरे जोन को एक तस्वर किया जाए सरहद और उसके मुताबिक जो है वो ईद की जाए, अगेन ये उलमा एक बात अब ये बता दीजिएगा, क्योंकि वो एक एतराज ये भी कि पहले से ऐलान कर दिया, अब आपको पता है ये लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो करते हैं, चांद देखने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल होता है, क्या बेहतर नहीं होता कि आपकी अपनी स्ट्रेटजी में ग्रेजुअली इनको इस बात पे कन्विंस किया जाता है? क्योंकि माजी में भी देखे पहले तस्वीर कहते थे हराम है, प्रिंटिंग प्रेस को हराम करार दिया गया, स्पीकर अलाउ नहीं थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तमाम टेक्नोलॉजीज को उलमा हजरात ने एक्सेप्ट किया है। तो ग्रेजुअली अगर आप मूव फॉरवर्ड करते बजाय इसके कि एक इख्तलाफ लेकर बैठ जाए, इख्तलाफ तो पहले भी था, आप तो इख्तलाफ को खत्म करने आए थे, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि कल ईद होगी मेरे मुताबिक तो मामला तो बिगड़ेगा, ग्रेजुअली इसको पुश करते ज्यादा बेहतर नहीं होता? देखिए पहली बात तो ये है कि ये 1 साल पहले हमने ये कैलेंडर बना करके ये भेजा था काबीना को, काबीना ने रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री को भेजा, हमने इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भेजा। 1 साल हो गया है, उन्होंने इसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली कोई इक़दाम किए नहीं। मैं समझता हूँ, देखिए ना, इस्लामी नजरियाती काउंसिल है, रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री है, ये मुफ्त काम नहीं कर रहे हैं फ्रैंकली, इनके ऊपर अरबों रुपया हुकूमत पाकिस्तान का जो है वो लगता है, लिहाजा ये उनका काम था कि वो उसके ऊपर बढ़ते आगे। ठीक है, आखिर में सिर्फ ये बता दूं आपकी इत्तला के लिए कि भारत में भी चांद नहीं नजर आया है, अब इंडिया में भी 25 तारीख को ईद होगी, तो खत्ते में पाकिस्तान अकेला नहीं है, इंडिया की ईद भी जो है वो 25 तारीख को होगी। अब देखें इंडिया बांग्लादेश की ईद कल है। सवाल ये पैदा है ना, मसला ये है कि आप इंडिया सरकारी सतह के ऊपर मनाता नहीं है, इंडिया तो पाकिस्तान को फॉलो करता है, जहां पे दुनिया भर में जहां पे तुर्की, ईरान और सऊदी अरेबिया कल ईद कर रहे हैं, बांग्लादेश कल कर रहा है, बाकी दुनिया सारी जो है वो 24 को कर रही है। इंडिया में तो गवर्नमेंट नहीं है मुसलमानों की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। जैसे कि मैंने कहा कि जब ये कमरी कैलेंडर लाए थे तो कहते हैं इख्तलाफ खत्म होगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इख्तलाफ बढ़ रहा है। वो कह रहे हैं कि हम तो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले 1 साल से काबीना में भी लेकर आए, नज़रियाती काउंसिल में भी गए, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं किया गया है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में कल पेश आने वाले अंदोनाक सानिया में 97 अफराद के जांबाक होने की तस्दीक की जा रही है। हुकाम के मुताबिक इस हादसे में 89 मुसाफिर और अमले के 8 अरकान जांबाक हुए, जबकि बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद और मोहम्मद जुबैर नामी नौजवान मौजाना तौर पर महफूज रहे। PIA की फ्लाइट PK 8303 का हादसा कौमी हवाबाजी की तारीख में एक और दर्दनाक सानिया है, और जिस तरह हर सानिया अपने पीछे कई दास्तानें छोड़ जाता है, बिल्कुल इसी तरह कल के तैयारा हादसा में भी होने वाली अमवात के पीछे बहुत सारी दर्दनाक कहानियां हैं जो आगे जाकर अपने आपके सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हादसे की जामे तहकीकात का हुक्म दे दिया है और इस हवाले से तहकीकाती टीम का ऐलान कर दिया गया है, जिसकी क़यादत फ़ज़ाई हादसाती तहकीकाती बोर्ड के सदर एयर कमोडोर उस्मान गनी करेंगे। वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने भी इस बात का इजहार किया है कि इनकी कोशिश होगी कि इस हादसे की 3 माह के अंदर तहकीकात मुकम्मल कर ली जाए, और अगर तहकीकात के नतीजे में उन्हें अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़ता है तो वो इस्तीफ़ा देने से हिचकिचाएंगे भी नहीं। ये हमारी कोशिश होगी कि 3 माह के अंदर इसकी रिपोर्ट, प्रोविजनल रिपोर्ट सामने आए। अगर मुकम्मल रिपोर्ट ना आए तो कम से कम प्रोविजनल रिपोर्ट तो सामने आए कि अवाम जान सके कि ये हादसा किस तरह पेश आया, और इस बात पे भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, सर किसी का जाता है। तो इसमें मैं और चीफ एग्जीक्यूटिव हम भी जिम्मेदार हैं। अगर किसी तरह किसी हवाले से हम पे भी कोई जिम्मेदारी आती है तो हम भी स्टेप डाउन करने के लिए तैयार हों। गुलाम सरवर कह रहे हैं कि उनकी कोशिश होगी कि साने की तहकीकात 3 माह में मुकम्मल कर ली जाए। महकमा सेहत के मुताबिक अब तक 67 लाशों को जिना अस्पताल जबकि 31 लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है, मगर कई लाशों की बुरी तरह झुलसने की वजह से मरने वालों की शनाख्त में मुश्किलात का सामना है और शनाख्त के लिए लवाहिकीन के DNA टेस्ट किए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने साने में जाबाक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को फी कस 10 लाख रुपए और साने के 2 जख्मियों को फी कस 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। ये वाकया कैसे पेश आया, क्या तैयारे में टेक्निकल मसाइल थे या किसी ह्यूमन एरर की वजह से यह साना पेश आया, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए जामे और बर वक्त तहकीकात बहुत ज़रूरी है। और ये जानना भी ज़रूरी है कि क्या तैयारे ने पहले
बेली लैंडिंग यानी कि लैंडिंग गियर्स के बगैर क्रैश लैंडिंग की कोशिश की थी या नहीं, और क्या पायलट की बेली लैंडिंग की कोशिश की वजह से इंजन खराब हो गए या फिर परिंदे टकराने की वजह से इंजन खराब हो गए थे और इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। इसी तरह यह सवाल भी अहम है कि अगर तैयारे की लैंडिंग गियर खराब थे तो पायलट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जो आखिरी बात हुई थी, इस कन्वर्सेशन में बेली लैंडिंग का तो जिक्र है, मगर पायलट ने कंट्रोल टावर को लैंडिंग गियर्स खराब होने के खतरे से क्यों आगाह नहीं किया। और जब कंट्रोल टावर ने पायलट को आगाह कर दिया था कि तैयारी की लैंडिंग के लिए दोनों रनवेज खाली हैं, तो फिर पायलट ने लैंडिंग के बजाय दोबारा उड़ान भरने का फैसला क्यों किया। कल पीआईए के सीईओ अरशद मलिक ने यह बात वाज़ेह की है कि इनकी इत्तला के मुताबिक तैयारे में कोई टेक्निकल मसाइल नहीं थे, जबकि आज पीआईए के इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के मुताबिक के एलामिया के मुताबिक तैयारा परवाज के लिए मुकम्मल फिट था और ये हादसे से एक रोज़ पहले मस्कत से मुसाफिरों को लेकर लाहौर आया था और इसका 21 मार्च को टेक्निकल जायजा भी लिया गया था। पीआईए की रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे के दोनों इंजन बिल्कुल ठीक थे। इसे नवंबर 2020 तक परवाज के लिए महफूज करार दिया गया था। पीआईए का ये मौक़िफ़ अपनी जगह, मगर इस बात का हतमी फैसला तहकीकात के बाद ही मुमकिन हो सकेगा कि तैयारा हादसे का शिकार क्यों हुआ। कराची में पेश आने वाला ये अफसोसनाक वाक़या अपने साथ 97 जिंदगियां ले गया, मगर अपने पीछे कई दर्दनाक कहानियां भी छोड़ कर गया है। इस तैयारे में ऐसे मुसाफिर सवार थे जो ईद से पहले कराची पहुंचकर अपने घर वालों को सरप्राइज देना चाहते थे, तो कुछ ऐसे मुसाफिर भी थे जो लॉकडाउन की वजह से लाहौर में फंसे हुए थे और बेचैनी से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब मकामी परवाजें शुरू होंगी तो वो अपने शहर लौटकर वापस आ सकेंगे। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले जैन पोलानी भी इस बदकिस्मत तैयारे में सवार थे, जिनकी फैमिली के 5 अफराद इस हादसे में जाँ हुए हैं। जैन पोलानी लॉकडाउन की वजह से 2 माह से अपने बीवी और बच्चों की लंदन से कराची वापसी का इंतजार कर रहे थे, मगर जब लॉकडाउन की वजह से पीआईए की खसूसी परवाज इनकी फैमिली को लंदन से लाहौर लेकर आई तो जैन पोलानी से इंतजार नहीं हुआ और वो अपने बीवी बच्चों को लेने के लिए लाहौर चले गए। वो चाहते थे कि वो अपने घर वालों को अपने साथ लाहौर से कराची वापस लेकर आएँ, मगर वो, उनकी अहलिया और 3 बच्चे बाहिफाजत कराची ना पहुँच सके। इसी तरह कराची से ताल्लुक़ रखने वाले एक और घराने के 4 अफराद इस सानिये में लुक़मा अजल बने। कराची के शहरी अपने वालिद को ईद पर अचानक कराची पहुंचकर सरप्राइज देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कराची रवानगी से कबल अपने घर वालों को इतला भी नहीं दी थी कि वो कराची आ रहे हैं। मगर जब यह हादसा पेश आया और इस तैयारे में सवार अफराद की फहरिस्त सामने आई तो इस घराने के पैरों तले ज़मीन निकल गई। इस हादसे में उनकी अहलिया, 8 साला बेटा और 11 साला बेटी भी जाँ बाक हुए। इसके अलावा कराची के शहरी अम्मार राशिद लॉकडाउन की वजह से 2 माह से लाहौर में फंसे हुए थे और कराची रवाना होने से पहले उन्होंने अपने फेसबुक पर अपनी आखिरी पोस्ट में लिखा कि 2 माह के लॉकडाउन के बाद बिला आखिर मैं कराची जा रहा हूँ, अल्लाह तेरा शुक्र है। मगर अम्मार राशिद भी दीगर 97 मुसाफिरों की तरह बाहिफाजत कराची ना लौट सके। हर हादसे के पीछे एक कहानी होती है, इसी तरह इस साने के पीछे भी कई कहानियाँ छुपी हुई हैं। ये तमाम लोग जल्द से जल्द अपने शहर, अपने प्यारों के पास पहुंचना चाहते थे, मगर मौत किसे कहां ले जाए इसका इल्म किसी को नहीं होता। सानिया कराची एयरपोर्ट के रनवे के कुछ ही दूर हुआ, मॉडल कॉलोनी में हुआ, जहां पर आबादी थी। आबादी में ये जहाज़ जाके गिरा और इस वजह से जो रेस्क्यू एफर्ट्स थी उसमें भी बहुत दुश्वारियां पेश आई। कल रिपोर्टर्स ने भी हमें बताया कि तंग गलियों की वजह से जो रेस्क्यू का काम था वो बहुत मुश्किल हो चुका था। वहाँ से ज़ख्मियों को निकाल लिया गया है, लाशों को निकाल लिया गया है, लेकिन तैयारे का मलबा अभी भी मौजूद है जिसको साफ करने का काम इस वक्त जारी है। इस पर मजीद हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैसल ईदी साहब। फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने मुश्किल से मुश्किल हालात में काम किया है, जल्जला हो, सैलाब हो, बॉम्ब ब्लास्ट हो, लेकिन ये बड़ा गैर मामूली वाक़या था जिसमें प्लेन जो है आबादी पर गिरा है, घरों पर गिरा है और वहाँ पे तंग गलियाँ भी थी। कितना मुश्किल था वहाँ पे रेस्क्यू एफर्ट करना, रेस्क्यू का काम करना? मुश्किल तो काफ़ी था क्योंकि ज़ख्मी जो है वो एक डेढ़ घंटे तक जो है वो इंतज़ार करते रहे कि उनके लिए कोई रास्ता बने और फिर भी जो है वो नहीं बन सका। और मुश्किल से हमें एक छत से दूसरी छत, क्योंकि बंगले मिले हुए थे ना, घर छोटे मिले हुए थे, तो एक घर से दूसरी छत से तीसरी, फिर जो है वो जहाँ से भी रास्ता मिल रहा था हम इनको उतार रहे थे। और इसमें एक ज़ख्मी को उतारने के लिए 6-8 लोग जो है वो इन्वॉल्व थे और काफ़ी लंबा अरसा जो है वो इसके लिए काम, मतलब लंबे तक वो काम करना पड़ रहा था। मसला था कि एक तो गली बहुत ज़्यादा तंग थी, 20-22 फुट की गली थी और जहाज़ आके पूरा का पूरा इस गली के अंदर समो गया था
और जो है वो जहाज़ के जो सर्वाइवल थे एक दो उनको शुरू में फैसल साहब, क्योंकि ये गैर मामूली वाकया था, पहली मरतबा मेरे ख्याल से इस किस्म का वाकया हुआ था कि प्लेन क्रैशेस तो होते रहते हैं, लेकिन आबादी पे गिरना, तो लोगों को भी रेस्क्यू करना है, जो जहाज़ में लोग थे मुसाफिरों उनको भी रेस्क्यू करना है। लर्निंग क्या हुई है, गलतियाँ कहाँ पर हुई, कौन सी ऐसी बात है जिससे हम सीख कर आगे बढ़ सकते हैं? एक चीज़ मैं शिकायत करूँगा कि ये जो ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो इस तरह की हंगामी सूरत हाल जब होती है तो इनके जो SOPs होती हैं, इनके जो गाइडलाइंस होती हैं, उसके अंदर इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विसेज को जो है वो अलर्ट करना होता है। एक तो इनकी अपनी रेस्क्यू सर्विसेज को, और जहाज़ के अंदर जब सैकड़ों की तादाद में पैसेंजर्स इन्वॉल्व होते हैं तो इनको बैरूनी जो है वो रेस्क्यू सर्विसेज को भी इन्वॉल्व करना होता है। और हर साल वो एक्सरसाइजेस करते हैं, हमें कॉल करते हैं। इस दफ़ा इन्होंने जो है ये जहाज़ जो है वो काफ़ी देर तक स्ट्रगल करता रहा। मेरे अंदाजे के मुताबिक 20-25 मिनट तक ये जहाज़ स्ट्रगल करता रहा। उन्होंने हमें कॉल तक नहीं की, और जब जहाज़ गिर गया तो पब्लिक ने हमें कॉल की कि कोई जहाज़ का पुर्जा गिर गया है, आग लग गई है। तो हम काफ़ी कंफ्यूज रहे, और इसकी वजह से ऑपरेशन में हमारे कारकुन जो है वो थोड़ा सा लेट पहुँचे। अगर ये पहले ही हमें बता देते तो जब तक वो जहाज़ स्ट्रगल कर रहा था, हम इतनी देर में हमारी अच्छी खासी गाड़ियाँ और कारकुन जो है वो पहले ही एयरपोर्ट के पास पहुँच जाते, और इसमें काफ़ी कम टाइम में जो है वो लोगों की मदद की जा सकती थी। फैसल साहब, ये जो आप बता रहे हैं तो बड़ी हैरत की बात है। आप कह रहे हैं कि हादसे से पहले भी नहीं बताया, किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया, आमतौर पे बता दिया जाता है ताकि रेस्क्यू टीम्स जो है वो मौके पर पहुंच जाएं, और हादसा होने के बाद भी आप कह रहे हैं कि ऑफिशियली इन्फॉर्म नहीं किया गया आप लोगों को। वहां पे जो लोग थे, मोहल्ले में जो लोग थे, उन्होंने बताया कि इस तरह का हादसा पेश आया है। बिल्कुल, हमारे पास तो जो भी कॉल्स आती हैं 115 पे वो रिकॉर्ड होती हैं, तो आप उन कॉल्स को भी सुन सकते हैं कि पहली कॉल, दूसरी, तीसरी कॉल जो आई है, आप वो पब्लिक की आई है। जो आग लगी थी उसमें जो जल गए थे उनकी आई है कि कोई आग लग गई है, जहाज़ की पेट्रोल की टैंकी गिरी है हमारी गली के अंदर, और हमारी पूरी गली में आग लग गई है, आप हमें बचाएं। इस तरह से लोग जो है वो 115 पे कॉल करके मदद मांग रहे थे। फैसल साहब, हमारे रिपोर्टर्स जो वहां पर मौजूद थे कल, उन्होंने बताया कि जब ये एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ, तो उसके बाद बड़ा क्योस वाला माहौल था, और जब रेस्क्यू टीम्स और मुख्तलिफ इदारे वहां पर पहुंच गए तो वो कोशिश तो कर रहे थे अपने आप के रेस्क्यू किया जाए, लोगों को वहां से बाजियाब किया जाए, लेकिन कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी, एक चेन ऑफ कमांड या एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं नजर आ रही थी। इसकी क्या वजह है, और आपके ख्याल में इतने सारे हादसा होते हैं और हम हमेशा उनसे कहते हैं कि सीख कर आगे बढ़ेंगे, क्या अब तक कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है जो कि कमांड कर सके वहां से कि किस तरीके से रेस्क्यू करना है, किस तरीके से अगला स्टेप होगा? बेसिकली देखें, ये सिविलियन एरिया था, तो इसमें जो है वो इसको काम करना चाहिए था। KMC के जो रेस्क्यू टीमें हैं और वर्किंग जो इदारे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके यहाँ बहुत ही वसाइल की शॉर्टेजेस हैं, उनके इक्विपमेंट सही काम नहीं करते। 1.5 करोड़ की आबादी में इनके पास सिर्फ जो है वो 11-12 जो है वो फायर टेंडर काम कर रहे हैं, और वो भी पूरे तरीके से फंक्शनल नहीं हैं। इस शहर को बहुत ज़्यादा, इस शहर के जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं और इदारे हैं, उनको, सरकारी इदारे हैं, उनको बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। इसलिए इनको नए चीज़ें चाहिए, सामान चाहिए, ताकि वो शहरियों की अच्छे तरीके से खिदमत कर सकें मुश्किल वक्त में। इसके अलावा आर्मी ने जो है वो बहुत अच्छा, शुरू में तो केओस होता है, हर जगह ही केओस होता है, चाहे किसी भी किस्म की इमरजेंसी हो, चाहे कोई भी मुल्क हो, इवन वेस्टर्न कंट्रीज़ हों, वहाँ पे भी केओस आ जाता है। और बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब इदारे जमा होना शुरू होते हैं और उनमें जो है वो थोड़ी सी बेहतरी आती है, तो वो चेन ऑफ कमांड भी आ जाती है, और जो है वो अच्छे तरीके से फिर रेस्क्यू एफर्ट्स भी कर सकते हैं। आर्मी ने बाद में जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इसको निपटाया और इसको जल्दी से वाइंड अप कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल एदी हमारे साथ मौजूद है। बड़ी अजीब सी बात है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उनको पहले से भी इन्फॉर्म नहीं किया, और बाद में जब हादसा हो गया तो लोगों ने, मोहल्ले में लोगों ने इन्फॉर्म किया, इनको ऑफिशियली इनको इन्फॉर्म नहीं किया गया था। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो रेस्क्यू टीम्स पहले पहुंच जाती और शायद हम ज़्यादा लोगों की जान बचा सकते। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।